गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं सीपीसी की क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिक्री का टॉपिक स्टार्ट किया था। डिक्री हमने सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 सिर्फ बेयर से अभी रीड कर लिया है। उसकी एक दो क्लासेस और लगेगी, आज की क्लास, कल की क्लास। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 करवाने में ही लग जाएगा, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने क्या समझा, फास्ट फास्ट 5 मिनट्स में रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने ये समझा कि जो जजमेंट होती है वो डिटेल्ड स्टेटमेंट होती है। उसका जो क्रक्स हो जाता है जजमेंट का, जब क्रक्स हम एक फॉर्मल एक्सप्रेशन में लेके आते हैं उसको हम डिक्री कह देते हैं। बट हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जजमेंट तो ऑर्डर ऑर्डर जजमेंट के क्रक्स को हम ऑर्डर भी कहते हैं। जरूरी नहीं है हर सिचुएशन में वो डिक्री ही रहेगी। ये 5 एसेंशियल्स हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि अगर ये एसेंशियल कंडीशंस फुलफिल होती है देन विल इट अमाउंट टू डिक्री। अगर ये 5 एसेंशियल में से कोई भी एक एसेंशियल फुलफिल नहीं होती है तो उस जजमेंट का जो क्रक्स होगा वो डिक्री नहीं, वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। 5 एसेंशियल क्या थी हमारे पास? पहला फॉर्मल एक्सप्रेशन, एडजुडिकेशन, फिर कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रहा है सब्सटेंटिव राइट्स ऑफ द पार्टीज, और किसमें, इन अ सूट में, सूट होना जरूरी है। ये 5 एसेंशियल्स हमने पढ़ी थी कि एडजुडिकेशन होनी चाहिए। एडजुडिकेशन किस में हो रही है? सूट में हो रही है। किस रिगार्डिंग हो रही है? सब्सटेंटिव राइट्स। पार्टीज के जो सब्सटेंटिव राइट्स है उसको कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया जा रहा है, और इन सबका फॉर्मल एक्सप्रेशन जब हम कर रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? डिक्री कह रहे हैं। ये कल की क्लास में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि डीम्ड डिक्रीज। हमने पढ़ा कि डीम्ड डिक्री क्या होता है। दो यहाँ पे हमें दी हुई है सिचुएशन, जब ये असेंशियल कंडीशन जो 5 हमने पढ़ी है अगर ये फुलफिल नहीं भी हो रही होगी तब भी वो क्या हो जाएगी? डीम्ड डिक्री हो जाएगी। वो दो सिचुएशन हमारे पास क्या थी? पहला था रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हमें कहाँ दिया हुआ है? ऑर्डर 711 में दिया हुआ है, 7 रूल 11। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 144 यानी कि रेस्टिट्यूशन। क्या होता है ये ऑर्डर 7 रूल 11 या रेस्टिट्यूशन? लेटर ऑन हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम इतना याद रख रहे हैं कि ये क्या होता है? डीम्ड डिक्री होता है। फिर हमने ये चीज पढ़ा कि सेक्शन 47 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे, पहले वो भी डीम्ड डिक्री हुआ करता था, बट 1976 की अमेंडमेंट के बाद से वो डीम्ड डिक्री अब हमारे पास नहीं है। फिर हमने पढ़ा कि डिक्री की डेफिनेशन में क्या चीज नहीं आएगी। तो पहला हमने यहाँ पे पढ़ा अपीलेबल ऑर्डर्स, यानी कि वो ऑर्डर जिनसे अपील लाई करती है वो ऑर्डर्स, और अपीलेबल ऑर्डर्स जो भी सिचुएशन है वो तो ऑर्डर है ना, वो डिक्री कभी भी नहीं हो सकते। दूसरा हमने पढ़ा डिसमिसल, ऑर्डर ऑफ डिसमिसल इन डिफॉल्ट। इसमें पार्टीज के जो सब्सटेंटिव राइट्स है उनके ऊपर तो कुछ डिसीजन हुआ ही नहीं, तो ये भी इसमें कवर नहीं होंगे। फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि दो तरह की डिक्री उन्होंने हमें यहाँ पे बताया हुआ है, प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, या फिर पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। 3 काइंड्स। अगर टोटल देखें हम सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली 4 काइंड्स ऑफ डिक्रीज अभी तक हम पढ़ चुके हैं। पहला प्रिलिमिनरी, दूसरा फाइनल, तीसरा पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल, और चौथा डीम्ड डिक्री। अगर काइंड्स ऑफ डिक्री की बात करें 4 तो हमारे पास यहीं पे आ गई। अब हमने कल की क्लास में ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, क्या होता है प्रिलिमिनरी डिक्री, क्या होता है फाइनल डिक्री। मैंने ऊपर ऊपर से आपको जरूर बताया था, बट उसकी डेप्थ में अभी हम नहीं गए थे। इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वो कंफ्यूजन ही क्रिएट होनी थी। पहले हम डिक्री तो समझे कि एटलीस्ट डिक्री क्या होता है। जब हमें डिक्री अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे कि वो प्रिलिमिनरी कब होती है और फाइनल कब होती है, और पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल कब होती है। देन आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पर पहले हमें क्लियर होना जरूरी है डिक्री क्या होता है। हमने राइटिंग वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। हमने 2 एसेंशियल्स लिख ली थी उसकी। अभी बेयर को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। बेयर एक्सप्लेन करते हुए हमने फर्स्ट लिखा था कि फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, हमने फॉर्मल एक्सप्रेशन के बारे में लिख दिया। सेकंड एडजुडिकेशन के बारे में लिख दिया, यानी कि जब जज साहब अपना जुडिशियल माइंड यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमने हेडिंग बनाया था कंक्लूसिव डिटरमाइन। कंक्लूसिवली वो क्या करे? डिटरमाइन करे। तो इसको आगे हम लिख रहे हैं आज की क्लास में। यहाँ पे स्टार्ट कीजिए राइटिंग वाला पोर्शन। हमने यहाँ तक लिख लिया था कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, इसमें लिखिए आप। This is something, this is something that
differentiate orders from a decree, ऑर्डर्स फ्रॉम अ डिक्री। किस तरह से डिफरेंशिएट कर रहे हैं? आपको बताया कि एक सूट हमारे पास आता है, सपोज आपने किसी भी चीज़ का, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, पार्टीशन का, या किसी भी चीज़ का आपने सूट फाइल कर दिया। अब ये सूट आपने कैसे फाइल किया? बाय वे ऑफ प्लेंट फाइल किया। अब जब ये सूट चल रहा था उस ड्यूरेशन में एक्स की डेथ हो जाती है, यानी कि प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है, तो एक एप्लीकेशन लगती है उसके एलआरस को सब्सिट्यूट करवाने की। या फिर आप कहिए कि आपको स्टे चाहिए उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आप क्या लगाते हो वहां पे? इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगाते हो। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन इन बिटवीन लगती होती है। जब आपने ये एलआरस को सब्सिट्यूशन की एप्लीकेशन को डिसाइड किया, जब जज साहब ने एलआर के सब्सिट्यूट करने की एप्लीकेशन को डिसाइड किया, तो क्या उन्होंने जो सब्सटेंटिव राइट्स थे उनको डिसाइड किया? वो तो कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे चीजें जब हम डिसाइड कर रहे हैं तो वो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन नहीं हो रहा है। तो हमने यही लिखा कि दिस इज समथिंग दैट डिफरेंशिएट ऑर्डर्स फ्रॉम अ डिक्री, यानी कि जब वो सब्सटेंटिव राइट्स का कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन नहीं हो रहा तो ये डिक्री तो नहीं हो सकती है, क्योंकि सब्सटेंटिव राइट तो क्या था यहाँ पे? अगर पार्टीशन का सूट है तो मैं पार्टीशन मांग रहा हूँ वहां पे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट है तो मैं कॉम्पनसेशन वगैरह मांग रहा हूँ। तो वो सब्सटेंटिव राइट्स हुए। उसके अलावा अगर कोई एप्लीकेशन डिसाइड की जा रही है, वो कंक्लूसिवली मेरे उसको डिटरमाइन ही नहीं कर रहे हैं, तो वो तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। तो इसलिए आगे लिखिए इसमें, ऑर्डर्स डज नॉट ऑर्डर्स डज नॉट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज। जो ऑर्डर्स होते हैं वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन ही नहीं करते राइट्स ऑफ द पार्टीज को। नेक्स्ट पैरा में लिखना, द टर्म कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, the term conclusive determination means when nothing remains to be undecided, when nothing remains to be undecided। कुछ भी अनडिसाइडेड नहीं है, सब हमने डिसाइड कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, ए फाइल्स a suit against बी एंड सी। ए ने एक सूट फाइल किया किसके अगेंस्ट? बी एंड सी के। यानी कि ए यहाँ पे कौन हो जाएगा? प्लेंटिफ, और बी एंड सी क्या हो जाएंगे? डिफेंडेंट हो जाएंगे। इसमें लिखिए फर्दर, when such adjudication decides when such adjudication decides rights of A against B, when such adjudication decides rights of A against C, when such adjudication decides rights of B and C इंटर से, when such adjudication decides rights of B against A,
and last, when such adjudication decides rights of C against A. This is conclusive determination फुल स्टॉप करके लिखना है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड, एवरीथिंग इज डिसाइडेड completely. Therefore, adjudication has to be complete and final. कंप्लीट एंड फाइनल, यानी कि कुछ अनडिसाइडेड ना रह जाए, सब कुछ डिसाइड हो जाए, ये हमने यहाँ पे लिखा है। देखो हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा, हमने ये लिखा कि जो ये कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन की हम बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज समथिंग दैट डिफरेंशिएट ऑर्डर्स फ्रॉम अ डिक्री, क्योंकि ऑर्डर्स में राइट्स ऑफ पार्टीज कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं हो रहे हैं। हमने लिख दिया नीचे, ऑर्डर्स डज नॉट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस राइट्स ऑफ द पार्टीज। अगर कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन हो जाए फिर तो डिक्री हो जाएगा। वो ऑर्डर में राइट्स नहीं डिसाइड हो रहे, कुछ और वो डिसाइड कर रहे हैं। जब हमने सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन लगाया तब तो वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन को डिसाइड कर रहे हैं। जब हमने टीआई लगाई टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए, सिर्फ उसको डिसाइड कर रहे हैं। जो मेन रिलीफ हमने मांगा था, जो हमारे सब्सटेंटिव राइट्स थे, उसको तो उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया। तो उस पर जो भी हम ऑर्डर पास कर रहे हैं वो ऑर्डर होगा, वो डिक्री नहीं होगा। यानी कि उसका जो डिसीजन होगा वो ऑर्डर होगा, वो डिक्री नहीं होगा। अब हमने फिर इसके बाद मीनिंग पढ़ा कि ये कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होता क्या है। हमने एग्जाम्पल ये लिया इसमें, सपोज कीजिए ए ने बी और सी के अगेंस्ट सूट फाइल किया, यानी कि मेरे पास यहाँ पे ए जो है वो प्लेंटिफ है, ए जो है वो प्लेंटिफ है, और बी एंड सी ये दोनों क्या हैं, डिफेंडेंट है। फिर हमने इसमें ये लिखा, जब एडजुडिकेशन होगी किसकी, ए के जितने भी राइट्स हैं वो बी के अगेंस्ट, ए के जितने भी राइट्स हैं वो सी के अगेंस्ट, बी और सी के जो राइट्स इंटर से आपस में जो राइट्स है उसकी भी एडजुडिकेशन, बी के जो राइट्स है वो ए के अगेंस्ट, सी के जो राइट्स है वो ए के अगेंस्ट। जब हमने ये सब कुछ ही डिसाइड कर दिया उस सूट में, तो क्या कुछ रह गया डिसाइड करने को, कुछ भी नहीं रहा है। इसको हम कह रहे कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। तो जब ये पूरी तरह से डिसाइड हो जाएगा, कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो जाएगा, उस चीज को हम डिक्री कह सकते हैं। अगर आपके सूट को वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं कर रहा तो वो डिक्री नहीं हो सकती है। अब हमने 3 एसेंशियल थोड़ा डिटेल में पढ़ ली है। पहली एसेंशियल हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास एडजुडिकेशन फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। हमने पहला पढ़ा फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। फॉर्मल एक्सप्रेशन तो कुछ और नहीं है, आपको वो डिक्री शीट मैंने दिखाई थी कि देखो इस तरह से होती है, यानी कि जो आप उसको रिलीफ दे रहे हो उसको उस शीट पे उतारना, उसको हम फॉर्मल एक्सप्रेशन कह रहे हैं। यानी कि जो आपने रिलीफ दिया उस रिलीफ की कंक्लूजन, यानी कि जो उसने मांगा था आप उसको कंक्लूड कर रहे हो कि आपने दिया या नहीं दिया, उसको हम फॉर्मल एक्सप्रेशन कह रहे हैं। फिर हमने बोला कि एडजुडिकेशन होनी चाहिए वहां पे। सेकंड हमने क्या पढ़ा, एडजुडिकेशन होना चाहिए। एडजुडिकेशन मतलब जज साहब सुन रहे हैं, और वो एडजुडिकेशन किस में होनी चाहिए, सूट में होनी चाहिए। सूट क्या होता है, सिविल नेचर का जो होता है। ये टॉपिक्स है बेसिकली, आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे सूट ऑफ सिविल नेचर क्या होता है। अभी के लिए सिंपल याद रखो, जो प्लेंट हम कोर्ट में लेके आते हैं, प्लेंट के लिए हम सेक्शन 26 पढ़ा करते हैं। यहाँ पे बाय वे ऑफ प्लेंट हम कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करते हैं, उसको हम सूट कह रहे हैं। तो सूट में जब हमारे पास क्या हो रहा है, एडजुडिकेशन हो रही है, और वो एडजुडिकेशन कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रही है। कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रही है, किस चीज को डिटरमाइन कर रही है, वो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, राइट्स ऑफ पार्टीज। अब वो राइट्स ऑफ पार्टीज में क्या चीजें आएंगी वो डिटेल में जा रहे हैं। हाँ जी। हम्म हम्म देखो हम हमने वो तो अलग बात है ना, प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री तो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। अभी सिर्फ मीनिंग समझो आप। मीनिंग हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि कंक्लूसिव डिटरमाइन होने का मतलब है जो कुछ भी राइट्स उस सूट में अराइज हो रहे हैं पार्टीज के, वो सारे कोर्ट ने डिसाइड कर दिए। व्हेन नथिंग इज अनडिसाइडेड, व्हेन नथिंग इज पेंडिंग,
राइट कौन से? सब्सटेंटिव राइट्स की बात हो रही है। जब सूट में कुछ बचा ही नहीं डिसाइड होने के लिए तो वो क्या हो जाएगा? वो डिक्री हो जाएगा। अब जो आप टॉपिक कह रहे हैं वो प्रिलिमिनरी, और जब वो पढ़ेंगे तब आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इसमें। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, कंक्लूसिव का मतलब होता है व्हेन नथिंग इज अनडिसाइडेड एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड। फोर्थ लिखना, फोर्थ पॉइंट, राइट्स ऑफ पार्टीज। राइट्स ऑफ पार्टीज, दो तरह के राइट्स होते हैं पार्टीज के, एक होते हैं सब्सटेंटिव राइट्स, एक होते हैं प्रोसीजरल राइट्स। सब्सटेंटिव राइट्स एंड प्रोसीजरल राइट्स। जो सब्सटेंटिव राइट्स होंगे इसमें हमारे पास क्या आएगा? जब इसको हम कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रहे हैं तो इसमें क्या आएगा? डिक्री आएगा। इसमें तो कोई डाउट रह नहीं जाना चाहिए, कल भी समझाया हुआ है आपको। जो प्रोसीजरल राइट्स होते हैं जब हम उसको डिसाइड करते हैं, सब्सटेंटिव राइट नहीं प्रोसीजरल राइट्स, तो उसमें क्या आएगा मेरे पास? ऑर्डर आएगा। मैंने सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन लगाया, वो अलाउ हुआ नहीं हुआ, उसमें जो डिसाइड हुआ वो सब्सटेंटिव नहीं, वो तो प्रोसीजरल राइट है। तो उसमें क्या चीज़ आ रही है मेरे पास? ऑर्डर आ रहा है, डिक्री नहीं होगी वो चीज़। फिर फर्दर लिखिए इसमें, सब्सटेंटिव राइट्स substantive rights are those legal rights which are the main essence and relief main essence and relief claimed by the parties। इसमें भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आपको अभी आज ही बताया स्टार्टिंग में कि अगर पार्टी कह रहे हैं कि पार्टीशन कर दो हमारा, तो रिलीफ क्या मेन क्लेम कर रहे हैं? वो पार्टीशन। अगर वो कह रहे हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुए, कंपनसेशन दे दो, तो रिलीफ उस चीज को क्लेम कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे दो, तो रिलीफ मांग रहे हैं वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। तो ये जो मेन रिलीफ पार्टीज मांगती हैं हमेशा, उसको हमेशा क्या कहेंगे? वो कौन से राइट्स हैं? सब्सटेंटिव राइट्स हैं। साथ में लिखिए प्रोसीजरल। नेक्स्ट लिखिए, मतलब प्रोसीजरल राइट्स। इसमें लिखिए प्रोसीजरल राइट्स आर दोज लीगल राइट्स which does not decide the real controversy between the parties। जबकि उन्होंने लिखा था कल, अगर आप डेफिनेशन देखोगे 2.2 में क्या लिखा हुआ है? विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस। क्या था उसके साथ लिखा हुआ है? कंट्रोवर्सी बिटवीन दी पार्टीज, यानी कि जो उनके बीच में डिस्प्यूट है। तो वो रियल कंट्रोवर्सी को तो ये डिसाइड ही नहीं करते होते हैं जो प्रोसीजरल वाले होते हैं। आर दोज लीगल राइट्स विच डज नॉट डिसाइड रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन दी पार्टीज और रिलीफ क्लेम्ड बाय दी पार्टीज। इस चीज को डिसाइड नहीं कर रहे हैं। क्या चीज डिसाइड कर रहे हैं? बट डिसाइड्स ओनली द राइट्स which are of procedural nature, for example, when court decides first amendment application, second substitution एप्लीकेशन। सब्सिट्यूशन क्या होता है? जब पार्टीज को सब्सिट्यूट करना होता है, किसी की डेथ होगी उसके एलआरस को सब्सिट्यूट करना है। थर्ड रिकॉल एप्लीकेशन। रिकॉल एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, हम कह रहे हैं कि इसको रिकॉल कर लीजिए,
यानी कि उसी कोर्ट को हम कह रहे हैं, जैसे आपको कल बताया ना ऑर्डर ऑफ डिसमिसल इन डिफॉल्ट, आप पहुंचे नहीं, प्लेंटिफ अपने केस की हियरिंग वाले दिन नहीं पहुंचा, कोर्ट के पास पावर है कि उसके केस को क्या कर सकती है, डिसमिस कर सकती है इन डिफॉल्ट ऑफ पार्टी फॉर नॉन अपीयरेंस। तो डिसमिस कर दिया। अब पार्टी के पास भी ऑप्शन है कि एक जेन्युइन कॉज बताते हुए कोर्ट को कि मैं क्यों नहीं आपके पास पहुंचा, रिकॉल एप्लीकेशन लगा देगा। तो जब वो रिकॉल एप्लीकेशन डिसाइड कर रहा है कोर्ट, तो कोर्ट ने सब्सटेंटिव राइट्स थोड़ा ना डिसाइड किए। कोर्ट सब्सटेंटिव राइट्स तो कुछ और मांग रहे थे ना, आप रिलीफ थोड़ा ना डिसाइड किया। कोर्ट तो सिर्फ ये डिसाइड कर रहा है कि हाँ वापिस से मुझे इसको रिस्टोर करना है मैटर को या नहीं करना है, उस सेम पोजीशन पे रिस्टोर करना है या नहीं करना। तो ये प्रोसीजरल राइट्स हुए। इसी तरह से फोर्थ लिखिए, एडजर्नमेंट एप्लीकेशन। एटसेट्रा। ये जितनी भी एप्लीकेशंस कोर्ट डिसाइड कर रहा है, इसमें कोर्ट ने आपके सब्सटेंटिव राइट्स को डिसाइड नहीं किया, सिर्फ प्रोसीजरल राइट्स को डिसाइड किया। और इसमें जो भी कोर्ट प्रनाउंस करेगा वो डिक्री नहीं, वो हमेशा क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक है, इसमें आगे लिखिए सब कुछ, जितनी भी एप्लीकेशन है। इंजंक्शन भी जब कोर्ट डिसाइड कर रहा है, देखो आप सूट डालते हो जब भी आप डालोगे परपीचुअल इंजंक्शन के लिए, वो मेन रिलीफ है आपका, बट उसमें एक आप एप्लीकेशन लगाते हो टेम्परेरी इंजंक्शन की, कि फॉर द टाइम बिंग जब तक आप मुझे मेन रिलीफ ना दे दो, इसको टेम्परेरीली इंजेक्ट कर दो, स्टे कर दो इस मैटर को। तो वो जो टेम्परेरीली हो रहा है वो क्या होगा, वो ऑर्डर होगा, उसको डिक्री नहीं कह सकते। बट जब आप उसको फाइनली डिसाइड कर रहे हो परपीचुअल, यानी कि परमानेंट इंजंक्शन लगाना है या नहीं लगाना उसको डिसाइड कर रहे हो, तब वो क्या हो जाएगा, डिक्री, क्योंकि कुछ भी बचा नहीं डिसाइड करने के लिए। आगे जाके पढ़ेंगे इसको भी डिटेल में। इसमें लिखिए दी अबव एप्लीकेशंस, दी अबव applications does not deal with main, ब्रैकेट्स में लिखना, essential substantive relief, as claimed in the prayer by the plaintiff। तो जो प्लेंटिफ ने क्लेम किया था उससे तो यहाँ पे डील ही नहीं किया जा रहा है, ये तो प्रोसीजरल राइट्स को डील कर रहा है, उसको डिस्कस कर रहा है, तो वो ऑर्डर होगा, वो डिक्री नहीं होगा। ठीक है, लास्ट लिखिए फिफ्थ, इन अ सूट। ये चीजें कहाँ होनी चाहिए, इन अ सूट। इसमें लिखिए डिक्री इज पास्ड ओनली इन अ सूट, ओनली इन अ सूट। सूट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, सिविल सूट, सिविल सूट। इसमें लिखना ओनली इन सिविल सूट्स व्हेन जजमेंट इज पास्ड, व्हेन जजमेंट इज पास्ड डिक्री विल फॉलो। सिर्फ सिविल सूट्स में, बाकी चीज़ों में डिक्री नहीं फॉलो करेगी। हो सकता है ऑर्डर फॉलो करे अगर फॉर्मल एक्सप्रेशन हमें लिखना है वहाँ पे, नोट में लिखना merely labeling a decree as an order does not make it an order और वाइस वर्सा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने टॉप पे उसको जजमेंट प्रनाउंस कर दिया, आपने उस जजमेंट में आपने क्या किया, कंक्लूसिवली पार्टीज के बीच में सब्सटेंटिव राइट्स को डिटरमाइन कर दिया। अब आप जब उसकी फॉर्मल एक्सप्रेशन लिखने पे आए तो आपने ऊपर लिख दिया ऑर्डर, डिक्री लिखा ही नहीं वर्ड। जैसे मैंने आपको दिखाया था डिक्री शीट लिखा था ना वहां पे, आपने वहां पे लिख दिया ऑर्डर। इट डजेंट मीन कि वो ऑर्डर बन जाएगा। आपने तो इंग्रेडिएंट्स देखने हैं कि अगर वो फुलफिल हुए हैं तो वो डिक्री ही रहने वाला है, भले उसके ऊपर आपने ऑर्डर क्यों नहीं लिख दिया। मिस्टेक हो सकती है किसी से भी, या फिर
आपने है वो क्या चीज, वो है ऑर्डर, बट आपने उसके ऊपर लिख दिया डिक्री। अब अगर देखो आप प्रेपरेशन कर रहे हो, डिटेल में पढ़ा ही नहीं हुआ कि जजमेंट क्या होता है, डिक्री क्या होता है। आपने पहले भी तो पढ़ी हुई हैं चीज़ें, बट इतनी डेप्थ में जाके तो उसको सोचा ही नहीं होगा कभी भी। हमें तो इतना पता था हाँ कभी जजमेंट आ जाती, कभी डिक्री आ रही है, कभी ऑर्डर आ रहा है कोर्ट का, उतनी डेप्थ में हम नहीं जाते थे। और सपोज एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है बच्चों का। कैसे हो जाता है, क्योंकि इसमें से कुछ आया नहीं, जो पढ़ा था उसी में से आ गया। कुछ क्रैमिंग वाला पोर्शन भी काम आ जाता है, कई बार पेपर ही बिल्कुल डायरेक्ट आ जाता है। आप सीट पे बैठ गए, जज बन गए, अब वहाँ पे आपने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया, उसके ऊपर भी डिक्री लिख दिया। कई बार स्टाफ लिख के, स्टाफ को तो नहीं पता ना इतना, क्योंकि आपका रोल कम रहता है, स्टाफ अपने आप, आपका क्लरिकल स्टाफ वो डिक्री शीट प्रिपेयर करके लाएगा, आपको सिर्फ साइन करने होते हैं। तो था वो क्या था, वो सपोज ऑर्डर, स्टाफ ने उसके ऊपर भी डिक्री लिख दिया, तो लिखने से कुछ नहीं होगा, वो ऑर्डर ही रहेगा। यानी कि अगर हमने उसका नेम गलत लिख दिया है वहां पे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ ये चीज देखनी है कि उसका असेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। डिक्री हमेशा डिक्री रहने वाली है, भले ही उसके ऊपर ऑर्डर लिख दिया, और ऑर्डर हमेशा ऑर्डर ही रहने वाला है, भले ही उसके ऊपर डिक्री लिख दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। क्लरिकल एरर हो गया, हाँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इतना लिख देने से वो डिक्री नहीं बन जाएगी, अगर वो ऑर्डर भी है तो। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फर्स्ट। कुछ एग्जाम्पल्स करवा रहा हूं मैं आपको, इसमें लिखना एन ऑर्डर पास्ड बाय कोर्ट अलाउइंग विड्रॉल ऑफ अ सूट, अलाउ कर रहा है विड्रॉ ऑफ अ सूट। आप ही बताइए, आपने एक सूट फाइल किया कोर्ट में, और किस चीज़ के लिए, किसी भी पार्टीशन का सूट फाइल कर दिया। दो भाई थे, उनके बीच में झगड़ा हुआ, उन्होंने बोला अब तो हम बंटवारा करेंगे, पार्टीशन होगा, प्रॉपर्टी एक साथ नहीं रह सकती अब हमारी। उन्होंने जाके सूट फाइल कर दिया। अब सूट डाला था, एक हफ्ते के बाद दोनों के बीच में फिर से पैचअप हो जाता है। अब वो कहते कि यार सूट तो गलत डाल दिया हमने। तो जिसने भी डाला था वो सूट पार्टीशन का, वो क्या करता है, कोर्ट में जाके विड्रॉ करने की एप्लीकेशन लगा देता है। तो कोर्ट में जाता है और कोर्ट को कह रहा है कि मैं सूट विड्रॉ करना चाहता हूँ, दीज आर दी ग्राउंड्स, इस बेसिस पे। और विड्रॉल तो आपका राइट है, अनकंडीशनल। अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो तो कोर्ट को भी कोई मजा थोड़ा ना आ रहा है उस सूट को चलाते हुए। जो प्लेंटिफ होता है उसको कहते हैं वो डोमिनस लिटस होता है अपने मैटर का, यानी कि कर्ता धर्ता। अगर वो डाल रहा है सूट तो उसको विड्रॉल का भी राइट है। ऑर्डर 23 में डिटेल में ये टॉपिक पढ़ेंगे हम। जब अनकंडीशनल विड्रॉ कर रहे हो तो फिर आपका राइट है, कोर्ट भी आपको नहीं रोक सकता। तो आपने विड्रॉल कर दिया। अब ये जो विड्रॉल कर दिया कोर्ट, उसके ऊपर जो ऑर्डर पास करेगा वो ऑर्डर होगा या डिक्री होगी? ऑर्डर ही हुआ ना। वो क्यों ऑर्डर हुआ? एडजुडिकेशन सूट में कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं कर रही आपके सब्सटेंटिव राइट्स को। सब्सटेंटिव राइट्स क्या हुए, जो आपने रिलीफ मांगा हुआ है उसको तो, उसकी तो एडजुडिकेशन हुई नहीं। आपने विड्रॉल किया, उन्होंने विड्रॉल ऑर्डर पास कर दिया, तो इसको डिक्री तो हम नहीं कह सकते। इसमें लिखिए इट इज एन ऑर्डर, इट इज एन ऑर्डर एज देयर इज नो एडजुडिकेशन, नो conclusive determination, no adjudication, no conclusive determination of the rights of the parties। अब अगर मैंने राइट्स ऑफ दी पार्टीज लिखा भी है तो इट मीन्स कि मैं हमेशा किसकी बात कर रहा हूँ, सब्सटेंटिव राइट्स की। बेयर में भी सिर्फ राइट लिखा है, वो हम डिवाइड कर रहे हैं प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव में उसको। तो अगर हम अकेला राइट लिख रहे हैं तो वो सब्सटेंटिव ही है, क्योंकि बेयर में भी वो सब्सटेंटिव की ही बात कर रहा है वहां पे। तो आपको जब एग्जाम में ना ये क्वेश्चन बहुत आता है, प्रोपोजिशन कई बार मेंस में पूछ लेता है,
SSI लिख देगा, बताओ कि ये डिक्री है या ऑर्डर है। तो कुछ मुश्किल नहीं है उसमें डिटरमाइन करना, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इंटरव्यू में बहुत पूछ लिया जाता है। और बच्चों को सच बता रहा हूँ, जजमेंट डिक्री ऑर्डर में एक्चुअल वाला डिफरेंस ही नहीं पता होता। क्रैमिंग वाला तो सबको पता होता है, एक्चुअल में आपने समझा नहीं होता, इंटरव्यू में तो उलझ जाओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, उन्होंने दूसरा पूछना है उसी में से। वो तब आंसर कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है। प्रीलिम्स में भी पूछते हैं, आपको बोलेगा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिक्री, या डिक्री है। ठीक है, इसमें लिखिए फर्दर। एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2। सपोज ये मिस्टर ए है, इसका ये घर है। बी क्या करता है यहाँ पे ना, बी इज थ्रोइंग बी इज थ्रोइंग गार्बेज एट डोर ऑफ ए। बी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये गार्बेज थ्रो कर रहा है ए के दरवाजे के आगे। अब आपके घर के आगे अगर कोई गार्बेज करेगा तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, मारोगे तो नहीं ना उसको, मारोगे तो क्रिमिनल लाइबिलिटी बन जाएगी। आप कितने भी सही क्यों नहीं हो, बट अब आप लॉ को अपने हाथों में, थोड़ा कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते हो, आपको अथॉरिटीज के पास जाना ही पड़ेगा। अब आप अथॉरिटीज को अप्रोच करना, या तो देखो क्रिमिनल साइड पे आप रेमेडी ले लोगे, क्रिमिनल साइड पे भी अगर आपके घर के आगे वो कुछ गिरा रहा है उस साइड पे जाओगे, या फिर आपके पास दूसरी रेमेडी है, सिविल साइड पे जा सकते हो। सिविल साइड पे क्या ऑप्शन होगा, सूट फाइल करोगे। तो सपोज अभी हम सिविल लॉ पढ़ रहे हैं तो हम सिविल ही पढ़ेंगे ना यहाँ पे। तो इसमें सपोज कीजिए फिर ए क्या करता है, ए फाइल्स अ सूट फॉर परपीचुअल इंजंक्शन। परपीचुअल कौन सा इंजंक्शन होता है, परमानेंट इंजंक्शन। लिख लेना भले, परमानेंट मतलब कि उस सामने वाले को, ए कह रहा है बी को परमानेंटली यहाँ पे रोक दिया जाए कि मेरे दरवाजे के आगे वो गार्बेज कचरा नहीं फैलाएगा। तो परमानेंटली उसको रोकने की बात कर रहा है। ठीक है, फिर आगे लिखिए इसी में, इफ सूट टेक्स 5 years। ऑब्वियस ही बात है, आज सूट फाइल किया, ये थोड़ा ना कल डिसाइड हो जाएगा। जब पार्टी, देखो ना, आपने सूट फाइल किया, कोर्ट ने सम्मन भेजे, दूसरी पार्टी आई, WS फाइल करेगी, पहले देखोगे एडीआर, एडीआर नहीं हुए, फिर इश्यूज फ्रेम किए। इश्यूज फ्रेम करने के बाद क्या होता था, दोनों एग्जामिनेशन हो गया, इश्यूज के बाद आप क्या करो, एक एक पार्टी को सुन रहे हो, ट्रायल स्टार्ट हो गया, एग्जामिनेशन हुआ, विटनेसेस का ये वो सब चलता रहा, लास्ट में जाके फाइनल हियरिंग हुआ और जजमेंट आया। इसमें 5 साल लग जाएंगे, क्योंकि हर एक एक चीज के लिए डेट डल रही है। जब आप एक्चुअल में प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे WS के लिए डेट डली हुई है, वो साल साल भर WS ही नहीं आ रहा दूसरी पार्टी का। तो मैटर अपने आप क्या चलते जा रहे हैं, पेंडिंग चलते जा रहे हैं। उस पर भी आएंगे जब WS डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे पार्टीज डिले करती हैं और क्या आपके पास एज अ जज आप क्या सोच सकते हो उस चीज़ के ऊपर। तो अभी के लिए तो हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि देखो, आपने परमानेंट इंजंक्ट करने के लिए सामने वाले को, इंजंक्शन मतलब उसके ऊपर रोक लगाने के लिए कोर्ट में केस किया, जिसको डिसाइड होने में एटलीस्ट 5 साल तो लग ही जाएंगे। अब 5 साल अगर उसको लग रहे हैं, आगे लिखिए, उस ड्यूरेशन में क्या होगा, बिग हीप ऑफ गार्बेज, HEAP है ना, बिग हीप ऑफ गार्बेज, उसके घर के आगे क्या हो जाएगा, 5 साल में तो वो दरवाजा भी बंद हो जाएगा, सिर्फ कचरा ही कचरा नजर आएगा वहां, यही होने वाला है फिर तो क्या वो 5 साल बेचारा वेट करता रहे कि जब तक मेरा डिसाइड नहीं होगा केस तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। उस ड्यूरेशन में सिविल में ही उसको एक रेमेडी दी गई है, लिखिए इसमें, इन दिस सूट ए विल ऑल्सो फाइल एन एप्लीकेशन इन दिस सूट, लिखे इसी सूट में, अलग से नहीं वो फाइल कर रहा है, एन एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन। एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन कहाँ डलती है, अंडर ऑर्डर 39 ऑफ CPC। टेम्परेरी इंजंक्शन यानी कि स्टे ऑर्डर। टेम्परेरी इंजंक्शन का मतलब क्या हुआ, स्टे ऑर्डर।
कोर्ट से स्टे मांगी जा रही है, कोर्ट को कह रहे हैं उसको परमानेंटली आपने रोकना है, रोक देना, बाद में 5 साल लगा लेना, हम आपको मना नहीं कर रहे, बट अगर 5 साल में मेरे घर के आगे इतना कचरा इकट्ठा हो जाएगा तो मेरे तो राइट्स की वायलेशन हो रही है ना। तो आप क्या करो, टेम्परेरीली फॉर द टाइम बिंग, जब तक कि आप इसको डिसाइड नहीं कर लेते हो, उसको रोक दो, वहां पे सामने वाले को रोक दो कि अभी कचरा नहीं करेगा जब तक ये सूट चल रहे हैं, जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता तब तक आप वहां पे गार्बेज नहीं फैलाओगे। तो ये जो टेम्परेरी एप्लीकेशन उसने लगाई है, यहाँ पे ध्यान से समझना जो चीज आपको बताई जा रही है। अब आपको मैंने एक चीज भी बताई थी स्टार्टिंग की क्लासेस में, जब हम कभी सूट डालते हैं केस में, उसमें हम रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं सब्सटेंटिव राइट्स, मेन रिलीफ। वो मेन रिलीफ तो मेन वाली चीज हो गई जिसमें जजमेंट आनी है और डिक्री आनी है, बट इन बिटवीन जो दूसरी पार्टी है ना, डिफेंडेंट क्या करता है, सूट को वो चाहेगा, प्लेंटिफ चाह रहा है कि मेरी फेवर में आए जल्दी से जल्दी, बट जो डिफेंडेंट है वो चाहेगा इसको तो मैं लटकाऊंगा अब ज्यादा से ज्यादा। डिफेंडेंट एडजर्नमेंट भी लेगा, डिफेंडेंट अपनी तरफ से ढेरों एप्लीकेशंस भी लगाएगा जान जानबूझ के। क्यों लगा रहा है? ताकि डेट पे डेट डलती रहे, वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और वो और डिले होता रहे। तो अब हमारा एज अ जज क्या रोल है वहां पे, जब भी इन बिटवीन दी सूट कोई एप्लीकेशन फाइल की जा रही है, कोई भी एप्लीकेशन, हम सूट को वहीं पे छोड़ देंगे जिस स्टेज पे वो होगा। सूट की स्टेजेस क्या थी? 2 या उससे ज्यादा पार्टीज होंगी, कॉज ऑफ एक्शन होगा, सूट फाइल हो गया, प्लेंट के थ्रू सूट फाइल हो गया, समन इशू हो गए, वो सारा इश्यूज फ्रेम हो गए, ट्रायल चल रहा है। वो जिस भी स्टेज पे होगा ना, सपोज WS आना है, अभी अभी WS फाइल नहीं किया, डिफेंडेंट आया, उसने क्या किया, एप्लीकेशन लगा दिया, अब सूट वहीं रुक जाएगा, एप्लीकेशन के ऊपर बात चल पड़ेगी। अब वो एप्लीकेशन के ऊपर चली जा रहा है केस, 1 साल हो गया, एप्लीकेशन ही चली जा रही है, साल के बाद वो एप्लीकेशन क्या हुआ, डिस्पोज ऑफ हो गई। अब वापस वहीं से केस स्टार्ट होगा आपका मेन वाला। अब बोलेंगे डिफेंडेंट को, लाइए कहाँ है WS आपका। फिर सपोज आप इश्यूज फ्रेम कर रहे थे, आज इश्यूज फ्रेम होने हैं, बट उससे पहले उसने क्या किया, प्लेंटिफ ने या डिफेंडेंट ने, किसी ने भी एप्लीकेशन लगा दिया, इश्यूज वहीं के वहीं रह जाएंगे और वो एप्लीकेशन सामने आ जाएगी। जब तक वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं करोगे, मेन केस नहीं चलेगा। तो इसलिए ज्यादातर डिफेंडेंट केस को डिले करने के लिए बहुत सी एप्लीकेशंस लगाता है, फ्रिवलेस एप्लीकेशंस भी डलती हैं। आपको देखना होगा कि वो एप्लीकेशन का नेचर क्या है एज अ जज, वो तब देख पाओगे जब CPC बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको लगे नहीं नहीं वकील साहब देखे गए, ये तो करना ही पड़ेगा। तो अब ये एप्लीकेशन उसने बीच में लगा दिया, सूट के साथ ही लगाया, बट मेन चीज क्या मांगी है उसने, मेन सब्सटेंटिव रिलीफ, तो ये क्या हुआ, मेन सब्सटेंटिव रिलीफ तो उसका क्या था, परपीचुअल इंजंक्शन। मेन जो उसका सब्सटेंटिव रिलीफ है वो तो है उसका परपीचुअल इंजंक्शन। एक मिनट रुकिए क्या हुआ ये, मुझसे ही हुआ है, मैंने ऐसे कुछ किया तो वो बंद हो गया। हाँ, नहीं ये चल तो रहा है, नहीं 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 नहीं, ये वो हो गया शायद, स्लीप मोड पे चले गया वो। हाँ, चलिए वापस। जब हमने वो मेन रिलीफ उसने जो मांगा था उसको डिसाइड किया, तो वो क्या हुआ, परपीचुअल इंजंक्शन। सॉरी, वो परपीचुअल इंजंक्शन का जो मेन रिलीफ हम डिसाइड कर रहे हैं, उसके बाद तो कुछ सूट में रह ही नहीं गया ना, हमने तो पूरी तरह से डिसाइड कर दिया, वहां तो डिक्री ही आनी है, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको। पर जब हम ये एप्लीकेशन इन बिटवीन डिसाइड कर रहे हैं, उसकी स्टे एप्लीकेशन, TI एप्लीकेशन, तो ये तो कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं कर रहा ना केस को, तो इसका डिटर्मिनेशन क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ आती रहेंगी, इसमें लिखिए आगे। एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन ऑन एप्लीकेशन फॉर, ऑफ लिखना, एडजुडिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन, पूरा लिख लेना आप। एडजुडिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन विल अमाउंट टू क्या बन जाएगा ये, ऑर्डर। रीजन आपको पता लग गया, ठीक है। फिर सेकंड लिखिए, एडजुडिकेशन ऑफ एप्लीकेशन
ऑफ सूट फॉर परपीचुअल इंजंक्शन, सूट फॉर परपीचुअल इंजंक्शन, ये तो मेन रिलीफ है जो उसने मांगा हुआ था, तो ये क्या होगा, डिक्री। इसकी एडजुडिकेशन को हम डिक्री कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रहा है उस सूट में पार्टीज के बीच के सब्सटेंटिव राइट्स। ये भी एक एडजुडिकेशन है एप्लीकेशन में जो हो रही है, बट उससे कंक्लूसिवली सब्सटेंटिव राइट्स जो उसने मांगे हैं, जो रिलीफ मांगे हैं, उसकी एडजुडिकेशन नहीं हो रही है, इसलिए उसको हम क्या कह रहे हैं, ऑर्डर कह रहे हैं। ठीक है, फिर लिखिए फर्दर एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3, सपोज कीजिए एक ये फादर है, इसके 3 बच्चे हैं, सन 1, सन 2 एंड सन 3। टोटल कितने हो गए, ये 4 लोग हो गए। S1 फाइल्ड, S1 फाइल्ड सूट अगेंस्ट F, S2 एंड S3, किस चीज का, फॉर पार्टीशन, यानी कि सिविल सूट डाल दिया उसने किस चीज के लिए, पार्टीशन। एक ने इस वाले ने डाला, बाकी तीनों को कह रहा है पार्टीशन कीजिए प्रॉपर्टी का। को पार्टनर है, पार्टीशन डिमांड कर सकता है, वो हिंदू लॉ में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें लिखिए S1 ऑल्सो फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 फॉर temporary injunction, that is defendants should be restrained, defendants should be restrained from selling their portions in the property during the, हुआ नहीं है ना अभी, during the pendency of suit। अब देखो मेन रिलीफ उसने क्या मांगा हुआ है यहाँ पे, पार्टीशन का रिलीफ मांग रहा है, साथ में टीआई एप्लीकेशन। आपके जितने भी सिविल सूट होने वाले हैं ना, 99% सिविल सूट्स में आप टीआई खेलोगे, मतलब हर केस में आपके पास टीआई आनी ही आनी है, और टीआई डिसाइड करना अपने आप में एक मिनी सूट हो जाता है। जब आप इसको आप पढ़ेंगे आगे जाके ऑर्डर 39, जब सीपीसी में जाएंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे डिसाइड करते हैं, क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स है। अभी आप समझिए उसने उसके ऊपर स्टे लगाने की बात करी, उसको कह रहा है उसको स्टे कर दिया जाए, उसको रिस्ट्रेंट कर दिया जाए कि अपना जो पोर्शन है जब तक पार्टीशन हो नहीं जाता वो सेल ना करे। अब कोर्ट स्टे ग्रांट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, वो कोर्ट देखेगा लीगली वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन तो लगा दी ना उसने। अब ये जो एप्लीकेशन का डिसीजन होगा, ये बताइए ऑर्डर होगा या डिक्री होगी, ये ऑर्डर होगा। रीजन, सब्सटेंटिव राइट्स तो डिसाइड नहीं हो रहे और मैटर को कंक्लूसिवली वो नहीं कर रहा है खत्म। बट जब ये डिसाइड होगा कि एक्चुअल पार्टीशन कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, तब वो क्या होगा, डिक्री होगा। ठीक है, यहां तक। इसमें लिखिए एडजुडिकेशन ऑन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39, ये क्या बन जाएगा, ऑर्डर। रीजन, हाँ रीजन में लिखिए इट डज नॉट टेल what share etc is given, what share etc is given, it is just restraining from selling। ये तो सिर्फ उसको रिस्ट्रेंट करेगा अगर ग्रांट भी हो जाता है, बट एक्चुअल में जो रिलीफ मांगा था सब्सटेंटिव, उसको डिसाइड वो नहीं कर रहा है।
बट एडजुडिकेशन, इसके आगे लिखना, एडजुडिकेशन ऑफ मेन रिलीफ दैट इज पार्टीशन, ये क्या हो जाएगा, अमाउंट्स टू डिक्री, क्योंकि ये कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रहा है, इसके बाद कुछ रह नहीं जाएगा डिटरमाइन करने के लिए। ऊपर ऊपर से तो चलो अभी आपको समझ आ गया, और होपफुली अगर ऐसे कुछ एग्जांपल्स हो आप खुद से डिसाइड कर पाओगे वो डिक्री है या नहीं है। मेंस में अगर आपसे ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है प्रोपोजिशन दे के, दिल्ली में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, पंजाब वगैरह में तो खैर क्या करते हैं वो डायरेक्ट ही डाल देते हैं डिफरेंस बिटवीन डिक्री ऑर्डर, बच्चा भी लिख लेगा उसको, तो जिसने क्रैमिंग किया हुआ है वो भी लिख लेगा ना। बट अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, इस बारी हरियाणा का पेपर देखोगे तो वो डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ था आपसे, तो अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी तो आपके लिए वो लॉटरी हो जाएगी। और बहुत बच्चे उसको फिर मिस्टेक भी करके आएंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा डिक्री ऑर्डर, अगर जितने में वो समझेंगे उतने में टाइम चले जाएगा। टाइम भी तो प्रीशियस होता है ना एग्जाम करते हुए, आपने देखा ही है, स्पीड बनानी पड़ती है। तो आपको तब आएगा ये जब आपने ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझी होंगी, रिवाइज की होंगी जब आपने, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। ये तो मैंने बेयर एक्सप्लेन किया ना आपको, कल हमने लिखा था बेयर एक्सप्लेनेशन, बेयर एक्ट को हमने एक्सप्लेन किया जो उसके इंग्रेडिएंट थे। अब अगर एग्जाम में ये पूछता है तो क्वेश्चन डायरेक्ट अगर आता है तो इस फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन एक्सप्लेन डिक्री with the help of relevant legal provisions and case laws। 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, प्रोपोजिशन दे दिया कि इट विल अमाउंट टू डिक्री और ऑर्डर, उसमें भी एक्सप्लेन तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा ना। आप लिखोगे रेलेवेंट लीगल सेक्शन, 2 में डिक्री दिया हुआ है, वो जितने भी लीगल सेक्शन है वो लिखोगे उसके, फिर उसके एसेंशियल्स डिस्कस करोगे, लॉ को तो डिस्कस करना पड़ेगा, फिर जो प्रेजेंट केस होगा उसको लॉ के साथ रिलेट करोगे, फिर रीजनिंग दोगे कि क्यों ये डिक्री है या फिर क्यों ये ऑर्डर में कवर हो रहा है, लास्ट में अपना डिसीजन कर दोगे। सिस्टम तो वही है ना अटेम्प्ट करने का, तो लिखना प्रोपोजिशन वाले में भी वही पड़ता है और दूसरे में भी वही लिखना पड़ेगा। सिर्फ ये हो जाता है डायरेक्ट पूछा तो हर कोई आंख बंद करके लिखने लग जाएगा, प्रोपोजिशन पूछा तो आधे कंफ्यूज हो जाएंगे कि डिग्री है भी या नहीं है ना। इसमें लिखिए रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस, आंसर में लिखिए रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस। डिक्री की जो लीगल प्रोविजंस है वो कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 33 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर 20, रूल 6 to 20 ऑफ सीपीसी। फिर लिखिए असेंशियल्स ऑफ अ डिक्री, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 सीपीसी। असेंशियल्स ऑफ अ डिक्री अब हम लिख रहे हैं वन बाय वन। केस लॉ लिखना सबसे पहले, इसको लिखने से केस लॉ, उससे पहले हमने बेयर एक्सप्लेनेशन किया था। बट डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है तो खाली बेयर लिखने से थोड़ा ना होगा, केसेस भी आपको वहां पे देने पड़ेंगे। केस लॉ लिखिए एस सतनाम सिंह वर्सेस सुरेंद्र कौर, 2008 सुप्रीम कोर्ट। एस सतनाम सिंह वर्सेस सुरेंद्र कौर, हेल्ड में लिखना। मैं फालतू यहाँ पे क्वेश्चंस आपको लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ वो क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ जो हाई प्रोबेबिलिटी होगी एग्जाम में आने की, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज आपसे पूछ लिया जाता है डिग्री का, इसलिए मैं उसको आंसर फ्रेम करवा रहा हूँ। नहीं तो मैंने समझा दिया था आपको सारा। बहुत से टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें मैं बेयर समझा के आगे चलता रहूंगा, सिर्फ उसमें लिखवा रहा हूँ जिसमें पेपर में आने के चांसेस होंगे। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, ठीक है। हेल्ड में लिखना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट held that following are the essentials
of a decree and to determine whether an adjudication of a court is a decree or an order is a decree or an order, it must satisfy the following test to be regarded as decree। और अगर ये टेस्ट नहीं सेटिस्फाई होगा तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। इसमें फर्स्ट लिखिए, देयर मस्ट बी एडजुडिकेशन, देयर मस्ट बी एडजुडिकेशन। इसमें लिखना केस लॉ, केस लॉ लिखिए, ये भी लैंडमार्क है इसके ऊपर। दीपचंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर 1994 सुप्रीम कोर्ट, 1994 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड में लिखना, द एपेक्स कोर्ट held that a decision on a matter of administrative nature is not a decree, not a decree. Similarly, an order dismissing a suit for default is not a decree, as there is no adjudication। वहां पे सुना ही नहीं केस को, नो एडजुडिकेशन। इसे में लिखना, कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट देयर मस्ट बी a judicial determination, there must be a judicial determination and that must be by a court। तो एडजुडिकेशन होनी चाहिए, सबसे पहला इंग्रेडिएंट ये हो गया। बाकी कुछ हमने एडजुडिकेशन के बारे में लास्ट लिख लिया है, बेयर को एक्सप्लेन करते हुए, दोनों को मर्ज कर लेना। मैं वो चीज़ें रिपीट नहीं कर रहा ना जो हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है, कि जुडिशियल माइंड अप्लाई कर रहे हैं जज साहब, ये वो कुछ नहीं लिखा हमने, डायरेक्ट लिखा बस जो वहाँ रह गया था जो केस में बताया गया। तो दोनों को आप मर्ज कर लेंगे अपने हिसाब से। नेक्स्ट लिखिए, सेकंड, such adjudication must have been given in the suit, such adjudication must have been given in the suit। केस लॉ लिखिए, हंसराज वर्सेस देहरादून मसूरी
इलेक्ट्रिक ट्रैमवेज कंपनी लिमिटेड, हेल्ड में लिखना। देखो मैं पूरे सीपीसी में मैक्सिमम आपको ना जो केसेस लिखवाऊंगा वो हो जाएंगे मैक्सिमम 50 60 70, 50 to 70 कह लो आप। पर एक एक केस आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, कोई स्किप नहीं करोगे। रादर मैं लिखवाने को 500 भी लिखवा दूंगा, याद आपको फिर 100 भी नहीं रहने उसमें से। तो हम करेंगे इतने कि 50 to 70 केसेस, बट एक एक टिप्स पे करना है। और अगर मैं इसी क्वेश्चन में 3 3 केसेस लिखवा रहा हूँ तो अपने आप में समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है, और अगर आता है तो वहां सोचने मत लग जाना अरे केस का नाम क्या था। इतना टिप्स पे याद होना चाहिए कि आपका हाथ अपने आप चलता रहे वहां पे। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सैटरडे को आपका टेस्ट भी है, ये याद रखना, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ ये आएगा उसमें, बट पढ़ लेना इसको, फिर भी अच्छे से आ सकता है। चलिए हेल्ड में लिखिए, दी वर्ड सूट, दी वर्ड सूट ordinarily means, ordinarily means and apart from such context must be taken, must be taken to mean a civil, अंडरलाइन करना है इसको, a civil proceeding instituted by presentation, instituted by presentation of plaint, presentation of plaint as specified अंडर सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी। वो कहते हैं सिविल सूट वही होगा जिसमें हमने प्लेंट प्रेजेंट किया है। अगर प्लेंट नहीं प्रेजेंट किया हुआ, कोई एप्लीकेशन प्रेजेंट किया है, पिटीशन प्रेजेंट किया है, वो सिविल सूट की डेफिनेशन में नहीं आ रहा। किसी स्टैच्यूट में लिखा हुआ है वो अलग बात है, अदरवाइज वो इसमें कवर नहीं होगा। यानी कि प्लेंट हमेशा, जब हम पढ़ेंगे आगे ऑर्डर 4 पढ़ेंगे इसके ऊपर, और 26 सेक्शन पढ़ेंगे जब डिटेल में, तब हम समझेंगे इस चीज़ को कि देखो, जब आपको याद है ना जब बताया 2 या उससे ज़्यादा पार्टीज होंगी, कॉज ऑफ एक्शन होगा, वकील साहब को मिलोगे तो वो बोलेंगे सूट फाइल करना पड़ेगा। सूट कैसे फाइल करते हैं? प्लेंट ड्राफ्ट करते हैं सबसे पहले। तो जब हम इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं प्लेंट ड्राफ्ट करके, तभी वो सिविल सूट है, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो सिविल प्रोसीडिंग्स वाला ही सिविल सूट माना जाएगा। आगे जाके इसको लेटर ऑन डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसमें लिखिए, अ प्रोसीडिंग विच डज नॉट, a proceeding which does not commence with a plaint, with a plaint is not a suit। प्लेंट से कमेंस नहीं हो रही तो फिर वो सूट नहीं होगा। नोट में लिखना, नोट, however, however under certain enactments, enactments specific provisions, specific provisions have been made, certain enactments specific provisions have been made to treat application, petition as a suit। फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो एक्सेप्शन में रहेगा, अदरवाइज वो जनरल रूल चलेगा आपके पास, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल प्रोसीडिंग्स अंडर, प्रोसीडिंग्स अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। पूरा लिख लेना आप, इसको शॉर्ट में मत लिखना, कल को भूल जाओगे आईएएस से क्या लिखा हुआ है। आप पूरा लिख लेना, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925।
प्रोसीडिंग्स जैसे हम HMA पढ़ते हैं ना, HMA में तो लिखा हुआ है सेक्शन 23 में कि ये डिक्री मानी जाएगी, सूट ही माना जाता है उस पिटीशन को। उस डिवोर्स पिटीशन डाल रहे हैं, इक्विवेलेंट टू सूट होता है। उसमें जो आउटकम आएगा, भले ही वो एप्लीकेशन है या पिटीशन है, वो हमारे पास आउटकम फिर भी क्या आ रहा है, डिक्री आ रही है वहां पे। अब यहाँ पे वो कह रहा है जब स्पेसिफिक एनेक्टमेंट में उस एप्लीकेशन को या पिटीशन को वो मान रहे हैं सूट और डिक्री आ रही है, तब तो वो डिक्री ही रहेगी, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज एप्लीकेशन में और पिटीशन में हमेशा क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इंडियन सक्सेशन एक्ट में भी लिखा हुआ है कि उसको एप्लीकेशन इज द इक्विवेलेंट टू सूट, और उसमें क्या आएगा, आउटकम डिक्री आएगी। ऐसे ही प्रोसीडिंग्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955, पूरा लिख लेना भले ही आप, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट, फोर्थ लिखना, फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट, पूरा लिख लेना आप, प्रोसीडिंग्स अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट। जो आर्बिट्रेशन एक्ट है हमारे पास, सेक्शन 36 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट स्पेसिफाई दैट arbitration proceedings will be treated as a decree। जैसे HMA में भी लिखा हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे सेक्शन 36 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो आपसे यही पूछा जाता है, प्रीलिम्स में ये पूछा था कि बताइए इसमें से कौन सी डिक्री है या नहीं है, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था आर्बिट्रेशन, या ऐसा पूछा हुआ था शायद कि आर्बिट्रेशन, ये पूछ सकता है मतलब आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स है, इट विल बी डिक्री, इट विल नॉट अमाउंट टू डिक्री, इट विल बी एन ऑर्डर, ऐसा कुछ भी पूछ लेगा आपसे। तो आर्बिट्रेशन एक्ट में लिखा हुआ है 36 में कि ये क्या माना जाएगा, इसका आउटकम क्या आएगा, डिक्री आएगा, क्योंकि स्टेच्यूट में लिख दिया तो हम भी कुछ नहीं कर सकते उस सिचुएशन में। हाँ, नहीं नहीं, अवॉर्ड तो उसके आउटकम को कह दिया ना हमने, आउटकम मतलब उसका डिसीजन को अवॉर्ड कह रहे हैं, जैसे जजमेंट होती है उसको हम अवॉर्ड कह रहे हैं, बट उसका जो फॉर्मल एक्सप्रेशन हम लिखेंगे उसको ऑर्डर नहीं कहेंगे, उसको डिक्री कहेंगे, सेक्शन 36 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है वो चीज़। ठीक है, फिर लिखिए इसमें मोटर व्हीकल एक्ट प्रोसीडिंग्स अंडर अंडर मोटर व्हीकल एक्ट एटसेट्रा। ये सभी जो है, भले ही हम इसमें क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन डाल रहे हैं, पिटीशन डाल रहे हैं, बट वो क्या रहेगा, उसका आउटकम डिक्री रहेगा, क्योंकि स्पेसिफिक स्टैट्यूट में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें लिखना अबव आर स्टैट्यूटरी सूट, स्टैट्यूटरी सूट, देयरफॉर द डिसीजन देयरिन आर डिक्री। स्टैट्यूटरी सूट इसको इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि स्टैट्यूट ने लिख दिया इस चीज के लिए। ठीक है, भले ही जब आप फाइल कर रहे हो उसको एप्लीकेशन या पिटीशन कह रहे हैं वहां पे हम, बट इक्विवेलेंट टू सूट हो जाएगा, और अगर इक्विवेलेंट टू सूट है, स्टैट्यूटरी सूट है, तो उसका आउटकम डिक्री आएगा, स्पेसिफिकली वहां लिख दिया। ये तो एक्सेप्शनल सिचुएशन हो गया ना, बट जर्नल तो वही रूल चलेगा जो हमने पहले पढ़ा। ठीक है, थर्ड डिक्री, डिक्री जितना भी हिंदू मैरिज में चल रहा है, जो भी कुछ मेन रिलीफ मांग रहे हो ना आप वहां पे, क्योंकि आप देखो ना, जब हम 28 और सेक्शन भी पढ़ते हैं HMA का, उसने क्या लिखा हुआ वहाँ पे, अपील फ्रॉम डिक्रीज लिखा हुआ है, ऑर्डर नहीं लिखा हुआ वहाँ पे। ठीक है, तो वो डिक्री, जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही है वहाँ पे, इट विल अमाउंट टू डिक्री। वो तो बीच में एप्लीकेशन लग रही है ना, वो मेन रिलीफ तो है ही नहीं, वो तो एंसिलरी रिलीफ है जो आप पूछ रहे हो, तो एंसिलरी है तो फिर उसका तो ऑर्डर ही आएगा ना। थर्ड, इट मस्ट इट मस्ट हैव डिटरमाइंड the rights of the parties। इसमें सिर्फ इतना लिख देना, कौन से राइट्स की बात कर रहा है, ओनली सब्सटेंटिव
राइट्स, प्रोसीजरल नहीं सब्सटैंटिव, ठीक है। अगर प्रोसीजरल होगा तो उसमें क्या होगा, ऑर्डर होगा। वो हमने पीछे लिख दिया, इसको मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं कोई केस आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, है ना। तो इसमें लिख देना भले ही रेफर प्रीवियस नोट्स, उसमें हमने इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, तो अब हम बात दोबारा से नहीं कर रहे हैं। आप जब एक्सप्लेन करोगे वो सारा लिख देना विद एग्जांपल कि अमेंडमेंट एप्लीकेशन ये वो सारे प्रोसीजरल हैं, बाकी के क्या हैं सब्सटैंटिव है, मेन जो मांगा हुआ है। फोर्थ फिफ्थ नहीं, फोर्थ लिखिए, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, ये भी हम पिछले नोट्स को रेफर कर लेंगे। फिफ्थ लिखना, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन ये भी हम पिछले नोट्स को रेफर कर लेंगे, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। अब उसने बोला था एक्सप्लेन डिक्री, एक्सप्लेन डिक्री तो फिर वाइडर टर्म हो गया ना, उसमें तो सब कुछ डिक्री के बारे में लिखना होगा। उसमें तो आपको काइंड्स ऑफ डिक्री भी बताना पड़ेगा, डीम डिक्री सब बताना पड़ेगा। तो उसी के साथ फिर हम थोड़ा सा उसको भी लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखिए आगे, डीम्ड डिक्री, डीम्ड डिक्री। डीम्ड डिक्री में हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें आती है, एक सेक्शन 144 सीपीसी रेस्टिट्यूशन, और दूसरा ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ऑफ प्लेंट। ये दोनों टॉपिक बहुत बड़े टॉपिक हैं, यहाँ तो डिक्री करवाते हुए मैं डिटेल में जाऊंगा ही नहीं इसके बीच में बिल्कुल भी। कल थोड़ा सा आपको समझाया जरूर था क्या होता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, बट अभी इसको यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं तो फिर 2-3 क्लासेस इसी पे लग जाएंगी और हमारा डिक्री वाला टॉपिक थोड़ा फीका हो जाएगा, फिर वो मिक्सअप हो जाएंगी चीज़ें। ये जो दोनों टॉपिक है लेटर ऑन जब हम ऑर्डर 7 पे आएंगे तब डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, तब आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे उस चीज़ को। बट अभी के लिए सिर्फ याद रखो ये दोनों क्या होते हैं, डीम्ड डिक्री होते हैं। जब मैं ऑर्डर 7 रूल 11 पे आऊँगा तब मैं आपसे पूछूंगा, देखना कि क्या ये डिक्री है या नहीं है, तब देखूंगा कितने बच्चों को याद है कि ये डीम्ड डिक्री है। भूल जाते हो आप उस टाइम तक, और पेपर में भी बहुत पूछा जाता है कि ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्ट कर दिया प्लेंट को, वेदर इट विल अमाउंट टू डिक्री, या ये डिक्री होगा, ये ऑर्डर होगा, नन ऑफ अबव, ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है आपसे, तो ये डिक्री माना जाएगा, डीम्ड डिक्री, ठीक है। इसमें लिखिए काइंड्स ऑफ डिक्री, काइंड्स ऑफ डिक्री। डिक्री हमारे पास कौन कौन सी होती है, प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, और डीम्ड डिक्री। डीम्ड डिक्री। अब ये काइंड्स ऑफ डिक्री भी हम क्या करेंगे लेटर, लिखना मत, मैं बता रहा हूँ आपको बस, क्योंकि अभी इसकी डिटेल में तो हम गए नहीं, अभी तो हमने सिर्फ 5 एसेंशियल्स को डिटेल में पढ़ा है ना। जब ये कंक्लूड कर देंगे आपको समझ में आ गया कि डिक्री होता क्या है, फिर हम उसकी काइंड्स के बीच में जाएंगे कि प्रिलिमिनरी कब होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है कि प्रिलिमिनरी डिक्री पास करनी पड़ रही है, क्या फाइनल डिक्री होती है, और वो पार्टली वगैरह कब, तब फिर उस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। अभी यहीं पे इसको स्किप मतलब छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए आप, डिक्री विल नॉट इंक्लूड, डिक्री will not include, क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी डिक्री में वो लिख रहे हैं। पहला लिखिए इसमें, अपीलेबल ऑर्डर्स, ऑर्डर 43 रूल 1, ऑर्डर ऑफ डिसमिसल इन डिफॉल्ट, ऑर्डर ऑफ डिसमिसल इन डिफॉल्ट, ये भी इसमें कवर नहीं होगा। इसको एक्सप्लेन करते हैं आगे, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे।
और वैसे तो एक और चीज़ इसमें आप लिख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपने डिटरमाइन किया अंडर सेक्शन 47 एग्जीक्यूशन के टाइम पे, पहले होता था डिक्री, अब वो डिक्री नहीं है ना, तो हालांकि यहाँ स्पेसिफिकली नॉट इंक्लूड में उसने नहीं दिया है, बट लिस्ट बहुत लंबी है कि जो उसमें कवर नहीं हो रहा वो सब नॉट इंक्लूड में आ जाएगा। तो अभी हमने सिर्फ बेयर के अकॉर्डिंग लिखा हुआ, ये दो चीज़ें नहीं आएगी, बट अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में, तो 47 भी अगर ऑप्शन है तो वो तीनों चीज़ें फिर उसमें नहीं आ रही है, और चौथा ऑप्शन अगर ऑल ऑफ दी अबव है तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन की जब आपके पास एप्लीकेशन लगती है, कुछ क्वेश्चंस को कोर्ट डिसाइड करता है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है कोर्ट डिसाइड कर सकता है या नहीं कर सकता, 47 में लिखा है। आपने कोई क्वेश्चन 47 में डिसाइड किया, लास्ट टॉपिक होगा जब सीपीसी कंक्लूड करेंगे ना, तब एग्जीक्यूशन पढ़ेंगे हम, दैट विल नॉट अमाउंट टू डिक्री। 1976 से पहले वो डिक्री होती थी, 1970 डीम्ड डिक्री मानी जाती थी पहले, 1976 में अमेंडमेंट होती है, उसके बाद से उसको वहां से हटा दिया। ठीक है, लास्ट में आप इसको कंक्लूड कर दोगे, कंक्लूजन, कंक्लूजन खुद से लिख लोगे, पूरे को ही तो कंक्लूड करना है। तो आपका ये पूरा क्वेश्चन जब पूछेगा डिक्री इन जर्नल, तो ये सारी चीज़ें आपकी आनी चाहिए विद केस लॉज। जर्नल तो देखो हर कोई लिख ही लेगा, मैं अगर बेसिक क्वेश्चन पूछा गया ना यहाँ पे एग्जाम में, वो 5 के 5 पॉइंट्स हर कोई लिख देगा, क्योंकि बेयर एक्ट आपको मिलता है, बेयर एक्ट खोला और लिख दिया आपने, आपका पेपर अलग कैसे बनेगा बाकियों से, केसेस लिखने पड़ेंगे आपको। और कोशिश करना जब कोई चीज़ समझा रहे हो तो थोड़े एग्जाम्पल्स दे देना वहाँ पे, जैसे प्रोसीजरल राइट और सब जब लिख रहे हो ना, राइट्स विच डिटरमाइंस द राइट बिटवीन द पार्टीज, तो जब आपने लिख दिया प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा दिया ना वहाँ पे, तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा इस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि बच्चे डिटेल में नहीं जाएंगे, वो सिर्फ इतना लिखेंगे राइट्स बिटवीन द पार्टीज डिसाइड करो। और केसेस जरूर लिख देना, केसेस से आपको एज मिलेगा, तीनों केसेस आपको याद रहने चाहिए। अब आप बताओगे, सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, डिसाइड फॉलोइंग आर डिक्री और नॉट, डिसाइड करोगे कि इनमें से ये डिक्री है या नहीं है। इसको ऐसे करना कि टेबुलर सी फॉर्म में बना लेना, यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएंगे यानी कि क्वेश्चन, और यहाँ पे डिक्री है या नहीं है वो लिखेंगे हम। फर्स्ट लिखिए, आप बताओगे और जिससे पूछूंगा वो बताएगा, आंसर जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा, ध्यान से देखना इसलिए। एन एन एडजुडिकेशन, एन एडजुडिकेशन डायरेक्टिंग स्टे ऑफ सूट, एन एडजुडिकेशन डायरेक्टिंग स्टे ऑफ सूट, क्या ये डिक्री होगी? डिक्री तो नहीं होगा ना, क्योंकि कंक्लूसिवली मेन रिलीफ तो नहीं डिसाइड किया जा रहा है, तो नॉट अ डिक्री, ये ऑर्डर हो जाएगा सेकंड, है ना। लिखना ऑर्डर, लिखना हुआ ऑर्डर लिख लेना, उसके सामने क्रॉस लगाना होगा तो क्रॉस, यानी कि नॉट अ डिक्री। ठीक है, सेकंड लिखना, एन एन ऑर्डर रिमांडिंग अ सूट फॉर फ्रेश डिस्पोजल, फ्रेश डिस्पोजल। कई बार क्या होता है ना, आपने एक सूट डिसाइड किया, दूसरी पार्टी अपील में चलेगी, सूट में आपने 10 इश्यूज बनाए थे सपोज कीजिए, आपने उस इश्यूज को डिसाइड ही नहीं किया, उसमें से 2 इश्यूज डिसाइड किए और जजमेंट पास कर दिया। अब जब वो अपील में जाती है दूसरी पार्टी, तो अपील में एपेलेट कोर्ट देखती है, आपको पता है एक एक इशू के ऊपर फाइंडिंग देनी जरूरी है, हमने पढ़ी ये चीज़। आपने क्या कर दिया, आपने इश्यूज के ऊपर फाइंडिंग ही नहीं दिया, अब एपेलेट कोर्ट करेगी अरे क्या किया हुआ इसने, इतना नहीं पता कि एक एक इशू के ऊपर फाइंडिंग देनी है। अब एपेलेट कोर्ट खुद से फाइंडिंग नहीं देने लगेगी, इतनी इतना टाइम नहीं है एपेलेट कोर्ट के पास, आपके केस को रिमांड बैक कर देगी वो। रिमांड बैक मतलब फॉर अनदर राउंड ऑफ ट्रायल, आपको वापस कर दिया वो
कि ये इश्यूज आपने नहीं सुने या पार्टीज के, इसके ऊपर जजमेंट पास कीजिए। तो ऐसा कोई ऑर्डर जो पास हो रहा है कि इसको वापस से सुनिए और इसके ऊपर भी जजमेंट पास कीजिए, तो क्या ये डिक्री होगा? नहीं, डिक्री तो नहीं होगा, ऑर्डर ही होगा। क्यों? क्योंकि डिक्री होता है जो मेन रिलीफ को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रहा है। ये तो सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि डिटरमाइन कीजिए, खुद नहीं कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। हाँ, तो ये भी डिक्री नहीं होगा, ऑर्डर माना जाएगा। थर्ड लिखिए। एन ऑर्डर रिटर्निंग द प्लेंट, एन ऑर्डर रिटर्निंग the plaint for presentation to the proper court। हम जब ऑर्डर 7 रूल 10 पढ़ेंगे ना, और देखो अभी मैंने आपको बताई एक चीज, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये रिटर्न कर रहे हैं, हम रिटर्निंग दी प्लेंट। किस लिए रिटर्न कर रहे हैं? कि प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट कीजिए। मेरे पास इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप प्रॉपर कोर्ट में जाइए और वहां पे इस प्लेंट को प्रेजेंट कीजिए। तो क्या ऐसा ऑर्डर पास करते हुए आपने जो उसने रिलीफ मांगा था उसकी एडजुडिकेशन किया? क्या उसको कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ कर दिया? नहीं। तो ये ऑर्डर ऑर्डर ही होगा, ये डिक्री नहीं है, ठीक है। जब हम, और याद रखना यहाँ लिखना एरो बना के, रिटर्न एंड रिजेक्शन बोथ आर डिफरेंट। रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, रिटर्न ऑफ अ प्लेंट, बोथ आर डिफरेंट। रिटर्न ऑफ अ प्लेंट हमें ऑर्डर 7 रूल 10 में दिया हुआ है, और रिजेक्शन हमें ऑर्डर 7 रूल 11 में दिया हुआ है। रिजेक्शन भी वैसे तो टेक्निकली देखा जाए, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी इसमें नहीं आनी चाहिए डिक्री में, बट क्योंकि उसको स्टैट्यूट ने डीम्ड डिक्री की डेफिनेशन में कवर किया हुआ है, तो हम मान के चल रहे हैं कि वो डिक्री है, भले ही वो 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स उसके फुलफिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना, एरो बना के लिख देना, रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट इज डिफरेंट, ये भी डिक्री नहीं होगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि रिटर्न ऑफ अ प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। फोर्थ लिखिए। एन ऑर्डर पास्ड इन व्यू ऑफ section 148 CPC, that is enlargement of time। देखो ये मैं, आपको लग रहा होगा थोड़ी सी फालतू की चीज़, इतने लिखवाने की जरूरत क्या है। ये इसलिए लिखवा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस में पूछे हुए हैं पिछले, अगर प्रीलिम्स अगर आप उठा के देखोगे उसमें पूछे हुए हैं। आपने इसमें बहुत सारे टॉपिक नहीं किए हुए हैं, बहुत सारे क्या, सारे ही नहीं किए हुए हैं अभी आगे के। अभी 148 सेक्शन भी आपने नहीं पढ़ा हुआ है, बट जब पढ़ लोगे तब तो उस चीज़ को रिलेट कर पाओगे जब रिवाइज करोगे। और ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो 148 में क्या है, दो सिचुएशंस होती है हमारे पास। टाइम डिसाइड करने की बात हो रही है, एनलार्जमेंट ऑफ टाइम। या तो कहीं पे किसी चीज का टाइम पीरियड कोड ने डिफाइन किया होता है, कोड मतलब सीपीसी ने डिफाइन किया हुआ है, या फिर किसी ने किसी चीज में किसी का टाइम पीरियड कोड ने डिफाइन नहीं किया हुआ, डिटरमाइन नहीं किया हुआ, कोर्ट ने किया हुआ है। कोर्ट मतलब सिविल कोर्ट। दो अलग अलग सिचुएशन है। 148 सेक्शन जब हम पढ़ेंगे वहां पे ये चीज लिखी हुई है कि जब कोई टाइम पीरियड कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है, और कोर्ट उसको क्या कर सकता है, एनलार्ज कर सकता है, पावर दिया हुआ है कोर्ट के पास। टाइम पीरियड भी कोड में नहीं लिखा था, यानी कि सीपीसी में नहीं लिखा उसका टाइम पीरियड। जैसे फॉर एग्जांपल जजमेंट प्रनाउंस करने का टाइम पीरियड कितना है, फाइनल हियरिंग से 30 डेज में, वो तो सीपीसी में दिया हुआ है, हम थोड़ा ना डिसाइड कर रहे हैं। सपोज करो सीपीसी में ऑर्डर 20 रूल 1 में वो चीज लिखी ही नहीं हुई है, नहीं लिखी तो इट मीन्स कोड ने डिसाइड नहीं किया हुआ, तो कोर्ट खुद से डिसाइड करेगी ना कब तक जजमेंट प्रनाउंस करनी है। तो कोर्ट जब खुद से किसी चीज की टाइम डिसाइड कर रही है, 148 सेक्शन उसको फर्दर पावर दे रहा है उस पीरियड को फर्दर एनलार्ज करने के लिए। चीजें समझ आ रही हैं? 148 जब करेंगे तब देखेंगे क्या है क्या नहीं। अभी समझिए, कोर्ट ने कहा कि आप ये चीज 30 डेज के अंदर करके लाइए, पार्टी ने नहीं किया। 148 सेक्शन ने फिर से कोर्ट को पावर दिया हुआ है कि इस पीरियड को और आप क्या कर सकते हो, एनलार्ज कर सकते हो। कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि मैं 15 दिन का और आपको टाइम दे रहा हूं।
तो ये जो ऑर्डर पास किया कोर्ट ने, ये डिक्री होगा? नहीं, क्योंकि जो मांगा था रिलीफ उसको थोड़ा ना डिसाइड किया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ तो सिर्फ एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट डिसाइड किया जा रहा है कि क्या उसको हमें और टाइम देना है या नहीं देना है, तो ये भी डिक्री नहीं होगा। क्रॉस कर देना। फिफ्थ लिखिए। एन ऑर्डर रिजेक्टिंग प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11, ये डिक्री होगा? बिल्कुल होगा। ब्रैकेट्स में लिख लेना डीम्ड डिक्री। 6 लिखना। एन ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ अ सूट फॉर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट ये डिक्री नहीं होगा। और स्पेसिफिकली अगर हम देखें अंडर सेक्शन 2(2) में ये क्या किया हुआ है? एक्सक्लूड किया हुआ है, नॉट अ डिक्री में कवर किया हुआ है। तो टिप्स पे याद वैसे भी रहना चाहिए। और वैसे भी इसमें एडजुडिकेशन हो ही नहीं रही है, उस मैटर की तो एडजुडिकेशन हुई नहीं ना। आपने तो पार्टी नहीं आई और उठा के केस को फेंका कि डिसमिस्ड। ठीक है, आप देखना ऐसा ही किया करते हैं। मतलब कभी कोर्ट में जब जाओगे ना, आप देखोगे वो आवाज़ लगती है बाहर। वैसे तो लंच तक वेट करते हैं, पहले नहीं आया तो लास्ट में फिर से आवाज़ लगवाते हैं, कोई नहीं आया, जज साहब साइड फेंक देंगे फाइल को, डिसमिस्ड। डिसमिस मतलब डिसमिस इन डिफॉल्ट। तो इसमें कोई एडजुडिकेशन थोड़ा ना हो रही है, इसलिए उसको एक्सेप्शन में भी रखा हुआ है। ठीक है, फिर लिखिए। रिवर्स मतलब? हाँ, नहीं 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 नहीं, वो भी डिक्री नहीं हुआ। उसमें भी आप एडजुडिकेशन नहीं कर रहे ना, कंक्लूसिवली डिटरमाइन थोड़ा ना कर रहे हो। वो भी एक और एक्स पार्टी, जब आप प्रोसीड कर रहे हो किसी चीज को, उसमें भी क्या कर रहे हो? सिर्फ एक ऑर्डर पास कर रहे हो, बिना पार्टी के सुना जाएगा। सुना नहीं है अभी आपने, ऑर्डर होगा वो। जब आप एक्स पार्टी सुन लोगे बिना पार्टी के और लास्ट में क्रक्स पे आओगे, वो माना जाएगा डिक्री। हम्म। हम्म। तो अपीलेबल ऑर्डर तो डीम डिक्री होते ही नहीं है। अपीलेबल ऑर्डर तो नॉट अ डिक्री होते हैं, देखो वहां पे जो हमने लिखा। हाँ, एन ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, है ना, वो लिखा हुआ है ना, यानी कि अपीलेबल ऑर्डर्स, तो वो तो डिक्री में नॉट इंक्लूडेड आएंगे। ठीक है, रेसिड्यू, हाँ वो दो सिर्फ डीम डिक्री है। ठीक है, सेवेंथ लिखिए। एन ऑर्डर ऑफ विड्रॉल ऑफ अ सूट। बताइए, विड्रॉल ऑफ अ सूट डिक्री तो नहीं होगा, ऑर्डर ही होगा। क्यों? क्योंकि सब्सटेंटिव राइट्स नॉट डिसाइडेड। इसमें सब्सटेंटिव राइट्स को तो डिसाइड किया ही नहीं, विड्रॉल मांगा हमने, विड्रॉ कर दिया बिना डिसाइड किए। एट्थ लिखिए। ऑर्डर ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मतलब लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ है, सेक्शन 5 जब हम पढ़ेंगे लेटर ऑन, तो वहां पे डिले, आपने सूट फाइल एप्लीकेशन फाइल करना था, एप्लीकेशन या अपील फाइल करनी थी, उसका टाइम पीरियड है 30 डेज। सपोज आप फाइल कर रहे हो आफ्टर 40 डेज, 10 दिन का डिले कर दिया, तो सूट फाइल करते हुए वहां पे एक एप्लीकेशन लगाते हो कि मेरी डिले को माफ कर दिया जाए, दीज आर दी रीजंस कि मैं लेट फाइल कर रहा हूँ। तो कोर्ट पहले वो एप्लीकेशन डिसाइड करेगा। अगर अलाउ हो जाती है सूट, सॉरी, आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई, आपकी पिटीशन एडमिट हो गई, अपील एडमिट हो गई, उसके बाद उस पर हियरिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे तो कोई सब्सटेंटिव राइट्स आपके डिसाइड ही नहीं हुए ना, ये तो सिर्फ एप्लीकेशन है, तो ये क्या हुआ? ऑर्डर हुआ। प्रोसीजरल राइट डिसाइड हुआ है, बिल्कुल ठीक है। नाइन्थ लिखिए। हम्म। हम्म। तब भी वो ऑर्डर ही होगा, अभी उसके ऊपर भी आएंगे हम डिटेल में ना। इसमें लिखिए। रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन, रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू sue as a
पॉपर, ये सारे टॉपिक हम डिसाइड करेंगे, मतलब पढ़ेंगे आगे चल के कि क्या होता है पॉपर सूट, क्या मतलब जिस बंदे के पास पैसे नहीं होते ना, इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसे नहीं कोर्ट फीस पे करने के, उसको पॉपर कहते हैं। तो वो क्या करेगा, सूट फाइल करने के लिए एक एप्लीकेशन लगाएगा कि मुझे बिना बिना कोर्ट फीस के सूट फाइल करने दिया जाए। जब मेरी फेवर में हो जाएगा वो केस तब मैं पे कर दूंगा कोर्ट फीस, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो वो क्या लगा रहा है, एप्लीकेशन। अब आप डिसाइड कर रहे हो कि वो एज अ पॉपर उसको अलाउ करना है या नहीं करना है। तो ये पहली बात तो ये सूट ही नहीं है, ये तो एप्लीकेशन है ना, नॉट अ सूट। तो एप्लीकेशन में तो ऑर्डर ही आएगा, है ना। तो ये तो वैसे क्या है, नॉट अ सूट, ये तो एक एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे डिक्री नहीं आने वाली, ऑर्डर आने वाला है। 10th लिखिए, ऑर्डर सेटिंग असाइड एन एक्स पार्टी डिक्री। एन एक्स पार्टी डिक्री, एक्स पार्टी क्या होता है देखो, जब प्लेंटिफ आया, डिफेंडेंट आ ही नहीं रहा है, आपने सम्मन किए, सम्मन सर्व हो गए, उसके बाद भी वो नहीं आ रहा है, तो कोर्ट ये थोड़ा ना कि इंडेफिनेट पीरियड तक उसका वेट करता रहेगा, बिना डिफेंडेंट के उसको सुनना शुरू कर देगा। सम्मन का सर्व होना जरूरी है, आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे ये टॉपिक्स हम। बट उसके बाद भी अगर डिफेंडेंट नहीं आ, देखो प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, प्लेंटिफ खुद ही नहीं आ रहा, तब क्या होगा, उसका सूट ही क्या कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। दोनों पार्टीज नहीं आई, यानी कि प्लेंटिफ तो फिर भी नहीं आया ना उसमें, तब भी डिसमिस कर दिया जाएगा। बट प्लेंटिफ आया है और डिफेंडेंट नहीं आया, तब अगर आप सूट को डिसमिस कर दोगे तो डिफेंडेंट एक तो आया नहीं और प्लेंटिफ आया है, उसका तो नुकसान ही हो रहा है उल्टा। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक्स पार्टी प्रोसीड करते हैं। एक्स पार्टी मतलब डिफेंडेंट के बिना ही अब हम सूट को सुनना शुरू कर देंगे। तो कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, प्रोसीड एक्स पार्टी। अब अगली डेट में डिफेंडेंट आ गया, उसने एक एप्लीकेशन लगाई कोर्ट के पास कि सेट असाइड दिस ऑर्डर, अपने ऑर्डर को रिकॉल कर लीजिए कि मुझे सुना जाए इस मैटर में। मैं इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज था, कुछ ग्राउंड दे रहा आपको सफिशिएंट। कोर्ट ने सुना उसके ऊपर, दोनों पार्टीज को सुना, लास्ट में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि मैं अपना ऑर्डर सेट असाइड कर रहा हूं, मैं अपना ऑर्डर खत्म कर रहा हूं, अब आप इस सूट में वापस से पार्टी बनाए जा रहे हो। तो क्या ये ऑर्डर डिक्री हो जाएगा, ये तो ऑर्डर ही होगा ना। क्यों, क्योंकि इसमें कोई जो मेन रिलीफ वाले राइट्स हैं वो तो डिसाइड ही नहीं हुए, इसमें तो सिर्फ ये डिसाइड किया कि वापस से इसको सुनना है या नहीं सुनना है ना। तो इट इज नॉट अ डिक्री, डिक्री नहीं होगा, ये ऑर्डर ही रहने वाला है। नेक्स्ट लिखिए थोड़ा फास्ट, ऑर्डर ऑफ ऑफ अ डिक्री, स्टे ऑफ अ डिक्री। फिर लिखना, ऑर्डर रिलेटिंग टू एडिशन और ऑल्ट्रेशन ऑफ अ पार्टी टू दी सूट। फिर लिखना 13th, ऑर्डर फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ द नेम्स ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। 3 सिचुएशंस है, ये लास्ट था बस, ये खत्म है। इसके बाद इसमें देखो क्या है, पहली सिचुएशन ऑर्डर ऑफ स्टे ऑफ डिक्री, आपने डिक्री पास किया, डिक्री पास किया, अब दूसरी पार्टी जिसके अगेंस्ट है वो क्या करेगा, अपील में जाएगा, सबसे पहले उसको स्टे करवाएगा। जैसे आपकी ये 3 साल वाली जजमेंट आ रखी है, रिव्यू डाला तो सबसे पहली प्रेयर क्या लगाई है कि उसको स्टे कर दिया जाए, कि जो आपने किया है पहले या जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन है यहाँ पे हम कह रहे हैं उसको स्टे कर दिया जाए। तो कोर्ट ने उसके ऊपर ऑर्डर पास कर दिया, हो सकता है स्टे करे भी, हो सकता है ना भी करे। तो अगर कर दिया तो क्या ये डिक्री होने वाला है, नहीं, ये कोई कंक्लूसिवली थोड़ा ना उसको सुन रहे हो आप, तो ये ऑर्डर ही होने वाला, डिक्री नहीं है। ऑर्डर रिलेटिंग टू एडिशन ऑल्ट्रेशन ऑफ अ पार्टी, आपने ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, बट जो वो प्रॉपर्टी थी जिसके लिए सूट फाइल किया उसमें सी को भी पार्टी बनाना था, क्योंकि बी और सी क्या थे, जॉइंट ओनर्स थे। मतलब आप समझिए, सपोज ए ने सूट फाइल किया
बी के ऊपर, सी को उसने पार्टी नहीं बनाया सूट में, उसने सिर्फ बी को पार्टी बनाया। इस प्रॉपर्टी के ये दोनों ओनर थे, प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा चल रहा है उनका, तो कोर्ट यहाँ पे क्या कहेगा आपको कि सी को भी पार्टी बनाइए, सी के बिना तो डिसीजन नहीं दिया जा सकता ना। तो बाद में उसने एप्लीकेशन लगा दिया सी को पार्टी बनाने के लिए वहां पे, और कोर्ट ने उसके ऊपर ऑर्डर पास कर दिया कि हाँ सी को पार्टी बना लीजिए। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी एक ऑर्डर रहने वाला है, क्योंकि इससे आपके राइट्स थोड़ा ना डिसाइड हो गए हैं। फिर ऑर्डर ऑफ, ये तो बता ही दिया मैंने आपको, है ना। एलआर, जब किसी पार्टी की डेथ होगी है उसके एलआर्स को सब्स्टिट्यूट करना, ये सारे प्रोसीजरल राइट्स हैं आपके, सब्सटेंटिव नहीं है। ये भी डिक्री नहीं होने वाला, ये ऑर्डर ही होने वाला है। तो अब आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा कि क्या होता है डिक्री, क्या होता है ऑर्डर। थोड़ा सा एक और टॉपिक रह गया, थोड़े से एग्जांपल्स लिखवाने रह गए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होता है, फाइनल डिक्री क्या होता है, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल क्या होता है। इस पूरे डिक्री की डेफिनेशन में से दो चीजें हैं जो मैं आपको डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूं अभी। कौन सी, ऑर्डर 7 रूल 11 और डिफॉल्ट, डिसमिसल इन डिफॉल्ट। ये दो चीजें, मैं रेस्टिट्यूशन भी नहीं लेके गया, 144 भी कह लीजिए, 7-11 कह लीजिए, या डिसमिसल इन डिफॉल्ट कह लीजिए, ये हम लेटर ऑन कवर करेंगे जब जब वो ऑर्डर हमारे पास आएगा। ठीक है, इतना आप रिवाइज कर लेना, कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। काइंड्स ऑफ डिक्री हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, जो प्रिलिमिनरी क्या होती है, फाइनल क्या होती है, कल आपको क्लियर हो जाएगा।